हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 सोशल साइंस GSAV का ये 6 चैप्टर है, इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में आए और उनके रूलिंग से हमारे वहाँ पे क्या इफेक्ट हुआ, क्या चेंजेस आए, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये लर्निंग करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। Aruna was reading the newspaper in morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. अपूर्वा सुबह सुबह न्यूज़पेपर रीड करती है और उसकी डॉटर पूर्वा उसके बाजू में बैठी है। अपूर्वा रीड्स लाउडली रिवॉल्यूशन इन लिबिया। हियरिंग दिस पूर्वा आस्क्ड व्हाई डू पीपल रिवॉल्ट। ये जानकर अपूर्वा अपनी मदर को पूछती है कि ये रिवॉल्यूशन क्यों होते हैं। अपूर्वा आंसर्ड, व्हेन नीड्स ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड एंड पीपल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस दे रिवॉल्ट। यानी कि जब पीपल को सिक्योरिटी नहीं मिलती या तो इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है या तब जाके पीपल रिवॉल्ट करते हैं। सो इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड। तो ब्रिटिश का जब हमारे कंट्री के अंदर शासन था तभी हमारे कंट्रीज़ की भी हालत ऐसी ही थी। एज अ रिजल्ट रिवॉल्ट, और इसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियन एट दैट टाइम। क्या तुम मुझे बताओगी कि उस टाइम पे इंडियन की क्या हालत थी। सो इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रोस्पेरियस टिल 18th century. The anarchy that followed the death of the Aurangzeb could not weaken, and it has been admitted by the historian across the world that the industries, production techniques and organization of the trade in India were unmatched at that time. जब औरंगज़ेब हमारा जो मोस्ट पावरफुल रूलर था, वो मुग़ल पावरफुल का सबसे पावरफुल रूलर था, और आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगज़ेब, और उस टाइम पे हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी बहुत अच्छी थी इंडियन की, यानी कि 18th century तक हमारा इंडिया बहुत प्रॉस्पेरियस था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब ब्रिटिश एम्पावर्ड देयर पावर इन इंडिया। उस टाइम के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना पावर यहाँ पे इंडिया के मोस्टली पार्ट के अंदर जमा दिया। द सेम कंट्री इन इंडिया बिकम पुअर एंड बैंकक्रप्ट ड्यूरिंग नियरली 200 ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। और 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल के अंडर में रहने के बाद पूरी हमारा जो कंट्री पुअरली बैंकक्रप्ट हो गया था, और यहाँ के लोगों की हालत बहुत कफोड़ी हो गई थी। सो इट बिकम्स द कंट्री दैट सप्लाइड रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड ऑफर्ड अ लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड। यानी कि यहाँ से रॉ मटेरियल सारा इंग्लैंड में सप्लाई होता था और वहाँ से फिनिश गुड होकर इंडिया के अंदर फिर से उसको यहाँ फिनिश गुड होकर बाज़ार के अंदर सेल किया जाता था। इसीलिए इस तरह ब्रिटिशर्स को ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता था, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल वो लोग ले जाते थे और वहाँ से रेडी मटेरियल आकर वो लोगों यहाँ पे उसका सेलिंग होता था, और उनके लिए कोई भी टैक्सीज नहीं थे यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में। वह उस टाइम भी कोई भी तरह के टैक्सीज नहीं थे, इसलिए ब्रिटिशर्स को दोनों तरफ से बेनिफिट होता था। लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा कि रिवोल्ट क्यों होते हैं कंट्री के लिए। तो अरुणा ने उसकी डॉटर को बताया, अपूर्वा को, कि अगर यहाँ पे कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं या तो कोई भी ऐसी कंडीशन होती है या तो पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर रूल्स, तभी जाके रिवॉल्ट होते हैं। अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ द पीजन एंड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। The British got a new opportunity to increase their income after the acquisition of the Diwani rights. ब्रिटिश को जब दीवानी राइट्स मिल गए तब से उनको ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिल गई, यानी कि वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन पावर मिल गया। They started exploiting peasants to earn more revenue.
और इस तरह वहाँ जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन लोगों के पीजन के पास से करने लगे और ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज़ करने लगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द पीजन बिकम पुअर, और इस तरह पीजन पुअर बनते गए। मैनी टाइम्स द पीजन्स दैट टू सेल देयर ज्वेलरीज टू पे द रेवेन्यू। कभी कभी ऐसा भी होता था कि पीजन्स को अपने ज्वेलरी बेचकर भी उनको रेवेन्यू पे करनी पड़ती थी। अ लार्ज नंबर ऑफ peasants had to borrow money from the money lenders and consequently fell into the debt trap. बहुत सारे लोगों उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे वो लोग मनी लेंडर से मनी बोरो करते थे, और जब वो पे नहीं कर पाते थे तो वो बैड ट्रैप में पड़ जाते और उनकी लैंड जो उन्होंने एज अ कोलेटरल जो उनकी लैंड रखी होती थी वो पूरी उनकी चली जाती लैंडलॉर्ड के पास। सो फार्मर लॉस देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन द मैनी रीजन ऑफ इंडिया। इस तरह इंडिया के काफ़ी पार्ट के अंदर इस तरह काफ़ी पीजेंट्स की लैंड इस तरह जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो एक्वायर कर लेते थे। मोरओवर बंगाल विटनेस अ टेरिबल फेमाइन इन ईयर 1770s in which a lakh of the people died of the starvation। ये उसके अलावा ब्रिटिश जो उस टाइम पे 1770s में एक टेरिबल फेमाइन हो गया और इसकी वजह से बहुत सारे अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 लाख पीपल्स डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। तो 1-2 लाख लोग स्टारवेशन से मर गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑर्डर द कलेक्ट रेवेन्यू। और उस टाइम पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। नाउ as per these act company fix the revenue on the annual basis। इस एक्ट के थ्रू क्या था कि कंपनी उनके जो एनुअल टैक्सेस है उसको एक फिक्स टैक्सेस बना दे। द जमींदार वर गिवन द परमानेंट राइट टू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स से जमींदार तो उनको रेवेन्यू कलेक्शन के पावर्स दे दिए गए। This is how a class of the landlord loyal to the company was created। और जो सारे जो जमींदार थे लैंडलॉर्ड्स थे वो कंपनी से लॉयल थे। सो दिस एक्ट ऑल्सो एंश्योर्ड द इनकम ऑफ द कंपनी। इस तरह कंपनी की इनकम धीरे धीरे इंक्रीज होती गई, बढ़ती गई। सो अगेंस्ट दिस द peasants who worked hard in the hot sun to cultivate the land and grow crops were exploited। But इस तरह पीजेंट अपना जो हार्ड वर्क हॉट सन के नीचे कर इतना हार्ड वर्किंग करता था और अपना क्रॉप्स कल्टीवेटेड करता था, वो सारा उसका रेवेन्यू में चला जाता था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ। अब ये सारे कि हमारी सोशल लाइफ पे क्या इफेक्ट हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स द पर्सन who was given the job for collecting revenue as known as the collectors। वॉरेन हेस्टिंग्स आया और उसने जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसने कलेक्टर्स अपॉइंट किए। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द जज एंड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय आवर एंशियंट सिस्टम ऑफ द सेल्फ रूल। तो ये उसने अपना जो न्यू सिस्टम अप्लाई किया और उस न्यू सिस्टम अप्लाई होने के बाद अपने जो एंशियंट सिस्टम थे, जो सेल्फ रूल थे, वो सारे ख़त्म हो गए। सो इन द एंशियंट टाइम एवरी विलेज वाज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। यानी कि हर एक विलेज को उनकी जो फ्रीडम मिलती थी, छोटे छोटे विलेजों को, तो यहाँ पे वो भी बंद हो गया, सारे विलेज उसके अंडर में आ गए। सो ग्राम पंचायत हैंडेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज। This panchayat was like the backbone of self-rule in Indian our countries। यानी ये ग्राम पंचायत थी जो वो हमारा बैकबोन थी हमारे कंट्रीज का। सो दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ रूल stood their ground
even during the time of the foreign invention and the Sultan period, but were destroyed due to the administration policy of the British. तो उस टाइम पे जो भी ये सुल्तान रूल और वगैरह थे, जो फॉरेन इन्वेशन आने की वजह से ये सारे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी ये बैड पॉलिसी की वजह से हमारे हमारी जो सेल्फ रूल थे वो सारे ख़त्म हो गए उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंट्री मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. और इस तरह फॉरेन पॉलिसी के अंडर में, ये ब्रिटिश रूल के अंडर में हर पीपल अपने आप को इनसिक्योर और सस्पिशियस मानता था. सो दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट दैम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉरएवर. हमारे इंडियन का ये सोचना था कि ये लोग यहाँ के रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में. इस तरह हमारा जो इंडियन कल्चर है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है. सो पीपल बिलीव दैट द इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डेलिबरेटली एंड अंडरमाइंड इन द रेलवे एंड द मिलिट्री. एन ऑर्डर was passed in Agra that every Indian had to salute the British. इस तरह लोग ये मानते थे कि इंडियन का जो सोशल सिस्टम है वो धीरे धीरे ये टूटता जा रहा है. और जो हमारे यहाँ की रेलवेज है और मिलिट्रीज है, तो यहाँ सारे लोग जो क्रिश्चियनिटी में टर्न हो रहे हैं. ऑल्सो कि यहाँ के लोगों को कंपलसरी उन्होंने एक लॉ पास किया आगरा के अंदर. तो वहाँ पे हर एक इंडियन को ब्रिटिशर्स जो गवर्नर जनरल है उसको सैल्यूट करने का. सो इफ़ इट वाज नॉट डन इट वाज कंसिडर्ड अ क्राइम. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसको क्राइम माना जाता एंड वाज लायबल फॉर पनिशमेंट. और वो पनिशमेंट उसको पनिशमेंट हो सकती थी अगर कोई भी सैल्यूट ना करे तो उसके लिए वो जवाबदार गिना जाता. एज अ रिजल्ट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ द एंगर एंड हेटेड फॉर द ब्रिटिश अमंग द इंडियंस. इस तरह ब्रिटिश लोग इंडियन के दिमाग में ब्रिटिश के अगेंस्ट नफरत हो गई. Now next point, destruction of Indian trade and industries. तो किस तरह हमारे इंडियन की ट्रेड और यहाँ की इंडस्ट्री किस तरह ख़त्म हो गई. The handlooms of the India supply the textile to the market of Asia and Europe. तो उस टाइम पे हमारे इंडिया के जो हैंडलूम्स थे वो यहाँ एशिया और पूरे यूरोप के अंदर यहाँ से अपना गुड्स सप्लाई करते थे. The traders from the Europe countries used to come टू इंडिया टू परचेज द कमोडिटीज़. और ब्रिटिश यूरोप से काफ़ी लोग यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें परचेज करने के लिए इंडिया आया करते थे. द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन, कॉटन टेक्सटाइल वर हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट. उस टाइम पे इंडिया की जो ये जूट, सिल्क, वुलन और कॉटन की बहुत सारी डिमांड थी यूरोपियन कंट्री के अंदर. द सॉफ्ट एंड द डेलिकेट मसलिन ऑफ ढाका वॉज अ वर्ल्ड फेमस. तो वो ढाका की जो मलमल है तो वर्ल्ड क्लास फेमस थी यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम द टेक्सटाइल कमोडिटीज सच एज द salt, pepper, sugar, etc. were exported in exchange of the tremendous amount of the bullion, gold and silver. तो उस टाइम पे ये टेक्सटाइल के सिवा भी बहुत सारी जो कमोडिटीज़ थी जैसे कि सॉल्ट, पेपर, शुगर, ये सारे की भी वहाँ पे बहुत डिमांड थी और उसके लिए भी ह्यूज अमाउंट मिलता था एज अ गोल्ड और सिल्वर जैसे. तो इतना प्रीशियस था उस टाइम पे. द होल सिनारियो चेंज एज ब्रिटिश रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड. जब ये पूरा सारा सिनारियो आफ्टर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल आने के बाद ये पूरा चेंज हो गया. सो द फ्लो ऑफ द बुलियंस गॉट रिवर्स. कि जो हमारी सारी जो चीज़ें जो जैसे जिसको गोल्ड और सिल्वर माना जाता था, हमारे जो यहाँ से स्पाइसेस थे और वो सारा जिसका इतना इम्पोर्टेंस था, यूरोपियन मार्केट में इतना डिमांड था, वो सारे उसका पूरा जो मार्केट यूरोपियन
यानी कि ब्रिटिश कंपनी ने आने के बाद ये पूरा ब्रेक हो गया। In the beginning of the Industrial Revolution, the British took 500 crore rupees as a today the standard only from the Bengal during these rules. So just imagine the wealth of the British would have accumulated from whole countries. यानी अभी का देख सकते हैं कि आपको उस टाइम पे जब उनके ब्रिटिश यहाँ पे आए तो यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ रुपीस पर टुडे स्टार अभी के हिसाब से हम देखें तो 500 करोड़ रुपीस की वैल्यू होती है जो बंगाल ड्यूरिंग दिस रूल उस टाइम पे हमारे यहाँ से सारे जो टैक्सेस और वगैरह ह्यूज अमाउंट ले जाते और अपने ब्रिटिश के अंदर सारी इंडस्ट्रीज रन करते थे ब्रिटेन के अंदर और ये सारा और इस तरह उन्होंने अपने कंट्री को प्रॉस्पेरस बनाया। So with the help of the raw material produced in India and the money collected from India, तो इंडिया के अंदर से जो भी वो उनको रेवेन्यू कलेक्शन मिलता था वो सारा उसके थ्रू वो अपने बिजनेस चलाया करते थे। ऑल्सो इंडस्ट्रीज रन इन ब्रिटेन और इस तरह उन्होंने अपनी ब्रिटेन के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज को प्रॉस्पेरियस बनाया। Their mills started progressing and the cloth manufacture in England was imported in India without levying any duties। तो यानी कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता था इंग्लैंड के अंदर वो यहाँ पे विदाउट एनी कोई भी टैक्स के बिना विदाउट एनी ड्यूटीज़ के यहाँ पे लाया जाता था। सो देयर वर टैक्सेस अप टू 80% ऑन द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंडिया और बल्कि जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर 80% टैक्सेस थे। तो ये और ब्रिटिश के गुड्स पर इंपोर्ट करने में कोई भी टैक्सेस नहीं थे। सो एज अ रिजल्ट द टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकम्स द कॉस्टलियर सो इन इंडिया। तो इस तरह इंडिया के जो कमोडिटीज़ थी यानी कि जो टेक्सटाइल थी तो सारी कॉटन जूट वगैरह वो सारी बहुत मार्केट के अंदर टैक्स की वजह से उसका कॉस्ट बढ़ जाता था, इसीलिए जो इंडियन की चीज़ों की डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज़ हो गई और इस तरह हमारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे रियून हो गई, ख़त्म हो गई। सो द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री कुड नॉट विथस्टैंड द कंपटीशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्व्स। इस तरह ब्रिटिश के सामने हमारी जो इंडस्ट्रीज़ बहुत लॉन्ग टाइम कंपटीशन नहीं कर पाई। So many skill-based industries of our country like textile industries, glass, paper, minerals, shipbuilding, etc. got ruined due to the policies of the British. Lack of the skill, workers become unemployed. बहुत सारे skillful worker थे फिर भी वो लोग यहाँ पे unemployed हो गए। So gradually the poor workers of the rural areas of India becomes poorer। इसलिए हमारे जो poor worker और poor बनते गए और वहाँ के ब्रिटिश लोग बहुत प्रोस्पेरियस बनते गए। नाउ सस्पिशंस अबाउट द रिफॉर्म्स। अब जब विलियम बेंटिंग आया यहाँ पे एज अ गवर्नर जनरल तब उसे लगा कि यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के अंदर काफ़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England। यानी कि जब यहाँ पे आया था उनका जो थिंकिंग लिबरल था। This way of thinking slowly reached India and इस तरह वो इंडिया अपने एम के साथ पहुँचा। The British rule started taking interest in the lives of the people of India। उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश रूल जो स्टार्ट हुए थे और उसमें उन लोगों को हमारे ऊपर अपना जो कंट्रोल पावर जमा के रखना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिकम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, इंट्रोड्यूस अ फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने हमारे इंडिया के अंदर आकर बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए, लोगों के लिए कोई बेनिफिशियल रिफॉर्म्स किए। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडियन started getting a jobs in the company administration और उसके टाइम पे ब्रिटेन कंपनी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और वगैरह था उनके अंदर जो इंडियन को भी जॉब्स के लिए रखा गया था। सो इंडियन वर अलाउड टू यूज़ देयर
मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ऑल्सो विलियम बेंटिंग ने कोर्ट के उन्होंने एक लॉ भी बनाया था कि वो अपनी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में कोर्ट के अंदर बात कर सकते हैं, वो अलाउ करा था मदर टंग को लेकर। यानी कि कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं था कि ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, यानी यहाँ की जो मदर टंग है उसको अलाउ करा। राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर्स वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट्स टू स्टॉप द एविल प्रैक्टिसेस ऑफ सती। राजा राम मोहन रॉय थे, वो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे। उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के लिए कॉन्स्टेंटली बहुत सारे एफर्ट्स किए और उन्होंने ये स्टॉप द सती एविल प्रैक्टिस ऑफ सती के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट किए। और उस टाइम पे बेंटिंग अग्री टू दीज एफर्ट एंड पास अ लॉ इन 1829। जब राजा राम मोहन रॉय ने ये सती प्रैक्टिस को एक एविल बताया और उस टाइम पे विलियम बेंटिंग ने इसको लॉ बनाया और उसको एनफोर्स भी कराया, बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829 में उन्होंने सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी। सो ड्यूरिंग दिस टाइम द विलियम बेंटिंग द इंग्लिश रूलर ट्राई टू eradicate the social evil as per will of the social reform। इस तरह हमारे यहाँ के सोसाइटी के अंदर भी उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दीज रिफॉर्म्स विद द सस्पिशंस। और ऑर्थोडॉक्स क्लास भी इसके सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे यहाँ पे, उसमें भी बहुत सारा जो सुपरस्टिशन थे वो सारा काफ़ी चेंजेस आया। द कंपनी हैड पास अ रिजोल्यूशन टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर ऑन एजुकेशन। कंपनी ने एक लॉ बनाया कि हर एक यहाँ के लोगों के ऊपर 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे, बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, बट वो फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एंड देन फाइनली इन एजुकेटेड कमिटी वाज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिंग इन द ईयर 1834। उसके बाद लॉर्ड मैकेले आया एंड थॉट ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। विलियम बेंटिंग के बाद लॉर्ड मैकेले आया और उसने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया। हावेवर द एजुकेशन मेथड एडवोकेटेड बाय द मैकेले कुड नॉट बेनिफिट द यूथ। और हाँ, उसने एजुकेशन यहाँ पे उन्होंने एडवोकेट किया, बट उसे कोई यहाँ के यूथ लोगों को कोई भी तरह का उसका बेनिफिट नहीं था। Indian lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skill developed by their ancestors. The method of the British education system was opposed by the number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called it as to give the million a knowledge of English is to enslave them। यानी यहाँ पे जो भी इंग्लिश एजुकेशन दिया जा रहा है वो यहाँ के इंडियन लोगों को अपने अंडर में यानी कि गुलाम बनाने के लिए ही वो लोग अपने इंडियन को एजुकेट कर रहे हैं। सो रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव द नेशन। यानी कि हम उसकी इंग्लिश एजुकेशन को लेंगे तो हम उनके आखिर में गुलाम बन जाएंगे। लेटर 3 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश इन 1857। फाइनली 1857 के अंदर 3 इंग्लिश यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई। द ब्रिटिश could get educated workforce due to the introduce of the English education, and alongside it also developed the nationalistic thinking among the educated Indians। तो ब्रिटिश ने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन वर्कफोर्स स्टार्ट किया और उन्होंने जो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था, अलग उसके साथ साथ यहाँ पे नेशनलिस्टिक डेवलपमेंट भी लोगों के अंदर हुआ। इंडियन के अंदर इंग्लिश एजुकेशन डेवलप हुआ और काफ़ी सारे चेंजेस आए। और उसके बाद मैनी मशीन्स वर इन्वेंटेड टू फैसिलिटी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, and considered the conveniency, running the administration and strategic importance for the military। The British introduced the railway in India। और ब्रिटिश ने यहाँ पे इंडिया के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस किया।
in order to maintain the effective control on the country and to exchange the message with the neighboring territories. Modern method of the postal system or telegram system were introduced in 1854. इंडिया के अंदर 1854 में यहाँ पे पोस्ट और टेलीग्राम सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया. Also the reforms were actually for the convenience for the British. Actually ये सारे जो रिफॉर्म्स किए गए वो ब्रिटिश के बेनिफिट में थे, यानी कि एक्चुअली उन्होंने अपनी कन्वीनियंसी के लिए ये सारे चेंजेस किए थे. रूल इन इंडिया बट इट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया. बट फाइनली वो हमारे लिए तो ब्लेसिंग बन गए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के नेशनलिज्म जो ग्रोथ के अंदर हमारे इंडिया का उसकी वजह से रैपिड ग्रोथ हुआ. The class that acquired the English education spearheaded the social reforms and nationalism in India, since they were more familiar with the contemporary development in the world. और इसी तरह वहाँ ब्रिटिश लोगों का भी हमारे और इंग्लिश एजुकेशन का भी वर्ल्ड डेवलपमेंट में काफ़ी रिफॉर्म्स लाने में और ऑल्सो हमारे कंट्री के अंदर भी रिफॉर्म्स लाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इट वाज रिस्पॉन्सिबल. सो द पोस्ट एंड द टेलीग्राम ब्रॉट पीपल क्लोजर. आज हम देखते हैं कि ये पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राम सिस्टम की वजह से आज हम एक दूसरे के क्लोजर आ गए हैं. फ्रेंड्स, इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स है यहाँ पे हम बता देते हैं आपको. गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट. उसके बाद सेकेंड मोस्ट पॉइंट है द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन मुंबई टू थाने इन 1853. और पोस्टल सिस्टम का आपको बताया 1854 के अंदर. लॉर्ड मैकेले स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1834. विलियम बेंटिंग पास अ लॉ इन 1929 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती. तो ये सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपको बताए. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये चैप्टर फिनिश होता है. सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट्स.